चलो। तो बच्चों, चैप्टर का अर्थ समझ लेने के बाद अब हम चलते हैं अपने नोटबुक वर्क की तरफ। तो नोटबुक में सबसे पहले चैप्टर का नंबर, उसका नाम डालकर आप सबसे पहले चैप्टर से रिलेटेड एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसमें कलर करेंगे। फिर आपको जो पढ़ाया गया है उसमें से सबसे पहले पैराग्राफ की कॉपी करके उसकी हिंदी लिखनी है उसके नीचे। और उसके बाद आपको डिफिकल्ट वर्ड्स जो बुक में ही चैप्टर खत्म होने के बाद दिए होते हैं वो अपनी नोटबुक में करना है। यहाँ आपको वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, जैसे सिटीजन नागरिक, टूरिस्ट पर्यटक, फाउंटेन फव्वारा, बुके गुलदस्ता, प्लग तोड़ना, ट्रिप्ड गिरना, फर्दर और आगे, सफरिंग कस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। इसके बाद हमारे आते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको साथ साथ दिए गए हैं। मैं बता देती हूँ कि इनके क्या मीनिंग्स हैं और कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और उनका आंसर कैसे दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, Where did Rachel go for her vacation? Where? Where means कहाँ। Where means कहाँ, ये WH फैमिली वर्ड होता है और ध्यान रखना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। इसमें एक वर्ड और देखिए, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। अगर क्वेश्चन में डिड आ जाता है तो आंसर देते समय क्या चेंज किया जाता है, इसको ध्यान से देखेंगे। कहाँ रशेल गई फॉर हर वेकेशंस। फॉर मीन्स के लिए, अपनी वेकेशन के लिए। तो रशेल कहाँ गई अपनी वेकेशंस के लिए? आंसर इज रशेल वेंट। देखिए, गो यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में और यहाँ डिड दिया हुआ था जो डू की पास्ट फॉर्म होती है। आंसर देते समय अगर क्वेश्चन में डिड पूछा गया है तो आंसर देते समय दी गई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, यानी पास्ट फॉर्म कर देते हैं। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, इसलिए कहेंगे रशेल वेंट टू मैसूर। मैसूर गई थी विद हर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ, ऑन हर वेकेशन, अपनी वेकेशन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वर रशेल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड? व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों। WH फैमिली के वर्ड्स स्पेशली ध्यान रखने चाहिए कि इनके क्या मीनिंग्स हैं। तो क्यों वर थे रशेल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड, क्यों उत्तेजित थे वो लोग? तो रशेल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड, ये पूरा लिया गया है क्वेश्चन के अंदर से ही। पहले रशेल एंड हर पेरेंट्स, ये वर हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाती है, वर एक्साइटेड। तो रशेल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड। व्हाई वाले क्वेश्चन का आंसर बिकॉज से दिया जाता है, क्योंकि। पूछा था क्यों गए या क्यों एक्साइटेड थे, तो क्योंकि दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, टू विजिट द वृंदावन गार्डन, क्योंकि वो विजिट करने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे वृंदावन गार्डन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड रशेल वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ? व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। फिर से डिड आया है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आंसर देते समय सेकंड फॉर्म वांट की कर दी जाएगी। तो व्हाट डिड रशेल वांट, रशेल क्या चाहती थी? टू मेक, बनाना, अपने लिए। तो सबसे पहले रशेल, वांट विल बी चेंज्ड इनटू सेकंड फॉर्म वांटेड। तो रशेल चाहती थी टू मेक, बनाना अ बुके, एक बुके बनाना चाहती थी गार्डन फ्लावर्स का, फॉर हरसेल्फ, अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड
द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हिम? हाउ, कैसे? हाउ मीन्स कैसे? द ओल्ड मैन फॉल, बूढ़ा आदमी कैसे गिर गया? एंड हु हेल्प्ड हिम, और किसने सहायता की उसकी? तो फिर से डिड आया है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर से रिपीट की जाएगी। द ओल्ड मैन, ट्रिप की सेकेंड फॉर्म है ट्रिप्ड, तो बूढ़ा व्यक्ति ट्रिप्ड यानी उसको ठोकर लगी, एंड फॉल की भी सेकेंड फॉर्म कर दी गई है फेल डाउन, और वो गिर गया। ठोकर लगी और गिर गया, तो कैसे गिरा था? ठोकर लगी और गिर गया। फिर उसकी सहायता किसने की? तो रशेल्स आंट, रशेल की आंट रैन, दौड़ी, एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनी ट्रबल? व्हाट मीन्स क्या, और मस्ट माने अवश्य चाहिए। क्या निश्चित तौर से हमें करना चाहिए? वी हमको करना चाहिए व्हेन, जब हम देख लेते हैं किसी व्यक्ति को इन ट्रबल, परेशानी में। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को परेशानी में देख लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आंसर इज वी शुड गो टू हिम और हर। हिम बॉय के लिए और हर गर्ल के लिए, तो हमें जाना चाहिए उसके पास, एंड ऑलवेज हेल्प, और हमेशा ही सहायता कर देनी चाहिए हिम और हर, जो भी समस्या में है। हु इज इन ट्रबल, हु जो है इन ट्रबल, परेशानी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन? व्हाट, क्या, यहां भी आया था, तो क्या शुड मीन्स चाहिए, बी माने होना, तो क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज यानी गुण एक अच्छे नागरिक की। तो आंसर है A good citizen should always be ready to help those in trouble. एक अच्छे नागरिक को should चाहिए, एक अच्छे नागरिक को चाहिए हमेशा be ready, तैयार रहना, to help, सहायता करने के लिए उन लोगों की जो ट्रबल में हो। ट्रबल परेशानी, ट्रबल मीन्स परेशानी, तो जो भी व्यक्ति परेशानी में हो उसकी सहायता करनी चाहिए। ही शी शुड टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड हिम और हर। ही शी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसे टेक केयर यानी देखभाल करनी चाहिए उन लोगों की जो हमारे चारों तरफ हो, उसके चारों तरफ हो। दीज क्वालिटीज मेक अस अ गुड सिटीजन, यही गुण बनाते हैं हमको अच्छा नागरिक, यही गुण हमें अच्छा नागरिक बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज वर्ड पावर। वर्ड पावर के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको हेल्प बॉक्स भी दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान, आपको एक स्पेस दिया गया है, इसके अंदर आपको ये हेल्प बॉक्स के अंदर दिए गए वर्ड्स फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिल कीजिए इन ब्लैंक्स को विद द वर्ड्स, उन शब्दों से जो बॉक्स में हैं। पहले हम इनकी हिंदी देख लेते हैं। इररेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। एंजॉयड, आनंद लेना। वैकेशन, छुट्टियां। एक्साइटेड, उत्तेजित। और पोलाइटली, बड़ी विनम्रता से। तो देखते हैं। नीता इज प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर वैकेशन। क्योंकि नीता इज प्लानिंग कर रही है वो कि वो विजिट करने जाएगी कश्मीर में समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में। नेक्स्ट इज गरिमा इज, गरिमा है, क्या है? गरिमा है एक्साइटेड, उत्तेजित।
टू सी हर गिफ्ट, अपना गिफ्ट देखने के लिए। द टीचर स्पोक टू मनीष, टीचर बोली मनीष से, कैसे? पोलाइटली, टीचर मनीष से पोलाइटली यानी विनम्रता के साथ बोली। द फोर्थ इज कार्तिक, हिज राइड ऑन द बाइसाइकिल, कार्तिक ने इंजॉय किया, लुत्फ उठाया, आनंद लिया अपनी राइड का, सवारी का बाइसाइकिल पर। एंड द लास्ट वन इज प्रीतिज इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, प्रीति का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हैज कॉज्ड, कारण बन गया उसके लिए अ लॉट ऑफ ट्रबल। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारी, ट्रबल यानी परेशानी। तो क्योंकि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है तो उसका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उसके लिए बहुत सारी परेशानियों का कारण बन गया। ये आपके आंसर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं देखकर। अब हम आते हैं मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में आपको उनके मीनिंग्स दिए गए हैं और आपको उन्हें मैच करना है। तो देख लेते हैं। पहले इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले बच्चे को नंबर लिख लेने चाहिए कि कितने हैं। 1 2 3 4 और 5। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उठाया ऐसे करके मैच कर दिया लाइनें खींचकर। ये बहुत गलत तरीका होता है आंसर देने का। आपको इधर नंबर लिखने चाहिए और वही नंबर आपको इधर की तरफ उनके आंसर्स के साथ लिख देने चाहिए। और उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि क्वेश्चन पेपर में अगर आपको ये मिले हैं तो आप सबसे पहले वर्ड्स लिख लीजिए और उसके साथ उसके मीनिंग उसके सामने ही उतारिए। वो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है आंसर देने का। तो खैर हम इनके मीनिंग यहाँ देख लेते हैं। पहले है फाउंटेन। तो फाउंटेन क्या होता है? फाउंटेन इज water that is forced up into the air through small holes। फाउंटेन का मतलब फव्वारा। तो ऐसा पानी that is forced up, जिसको फोर्स किया जाए, एक फोर्स के साथ, एक शक्ति के साथ ऊपर की तरफ फेंका जाए into the air, हवा में, through small holes, छोटे छोटे हॉल्स से होकर। तो ये हुआ फाउंटेन। नेक्स्ट वेस्ट। वेस्ट क्या होती हैं? यूजलेस थिंग्स, कोई भी जो चीज हमारे काम ना आती हो। थ्रोन इन द डस्टबिन, जिसे फेंक दिया गया हो डस्टबिन में। थर्ड है ट्रिप्ड, ठोकर लगकर गिर जाना या फिसल कर गिर जाना। तो थर्ड वन इज टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल। टू हिट, चोट खा लेना, योर फुट, अपने पैर पर, अगेंस्ट समथिंग, किसी भी चीज के अगेंस्ट, यानी कोई भी चीज तुम्हारे पैर से टकरा जाना और गिर जाना। नेक्स्ट इज प्लक्ड, तोड़ना। तो दिस इज फोर्थ। टू रिमूव फ्लावर फ्रॉम इट्स ब्रांच। टू रिमूव, हटा देना, तोड़ लेना फ्लावर को, फ्रॉम इट्स ब्रांच, उसकी शाखा से। और लास्ट इज बुके, समथिंग, सॉरी, बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का गुच्छा। तो ये आपके मीनिंग हो जाते हैं। या तो आप पेपर में इस तरह से आंसर दीजिए, और अगर आप इस तरह से नहीं देते हैं तो मान लिया आपने फाउंटेन लिखा है, फाउंटेन का मीनिंग आपको पता चल गया है, दिस इज द आंसर ऑफ फाउंटेन। तो आप यहाँ पर आंसर लिखते समय बी कॉलम में फाउंटेन के सामने ही उसका मीनिंग लिख दीजिए। क्लियर? ये जो इस तरीके से मैच करते हैं ये नहीं करना है, ये गलत है। अब हम आते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस देखते हैं। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलिन जेंडर।
फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग और मैस्कुलिन जेंडर का अर्थ होता है पुल्लिंग। तो यहाँ आपको कुछ वर्ड्स पुल्लिंग में दिए गए हैं, उनको आपको स्त्रीलिंग में चेंज करना है। आंसर्स आपको नीचे दिए गए हैं, जैसे अंकल, अंकल का फेमिनाइन जेंडर हो जाता है आंट, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, फादर, मदर, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी। मिल्कमैन, मिल्क मेड। क्लियर? पंक्चुएशन मार्क्स। यूज पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, full stop, comma, question marks and inverted commas wherever necessary। ये बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे इसी चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं कि पंक्चुएशन में क्या करना होता है। पंक्चुएशन मार्क्स ये 7th में, 8th में, 9th, 10th हमेशा आती हैं और कभी भी किसी चीज़ को शुद्ध लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें पता हो कि हमें कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ कोमाज एंड इन्वर्टेड कोमाज इंसर्ट करने हैं। तो इन्हें कहते हैं राइट प्लेस पर राइट वर्ड्स एंड राइट चिन्हों का प्रयोग करना ही पंक्चुएशन मार्क्स कहलाता है। तो पंक्चुएशन मार्क्स में आपको क्या क्या लगाना है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कैपिटल लेटर्स कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा ये, तो इसको कहाँ लगाना है कोमाज को। देन क्वेश्चन मार्क, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। और इन्वर्टेड कोमाज, ये होते हैं इन्वर्टेड कोमाज जहाँ जरूरी हैं। तो देखेंगे ये वाला सेंटेंस हमें मिलता है, किसी का भी नाम XYZ कोई भी हो, नाम चाहे शुरू में आए चाहे सेंटेंस के बीच में आए, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये लड़की का नाम है, इसका R कैपिटल लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ आंसर में आपको दिखाया गया है। रशेल इज ऑन अ वैकेशन। अब यहाँ कोई नाम नहीं है, सिर्फ ये एक सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है। अब हम सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, जैसे अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट वृंदावन गार्डन। तो इसमें अबाउट से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो ए विल बी कैपिटल, जैसे कि आंसर में दिया हुआ है, अबाउट का ए कैपिटल। 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट, क्योंकि वृंदावन गार्डन का नाम है, प्रॉपर नाउन है वृंदावन, तो बी विल बी कैपिटल हियर। गार्डन के बाद फुल स्टॉप, क्योंकि वाक्य सिंपल है। अब हम थर्ड सेंटेंस को ले लेते हैं। रशेल एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। दिस इज द थर्ड सेंटेंस। रशेल एक्सक्लेम्ड, जब भी किसी चीज़ को फीलिंग्स के साथ कहा जाता है, चाहे वो सोरो हो, जॉय हो, सरप्राइज हो, तो उसमें पहले तो एक्सक्लेम्ड पर कोमा लगता है। हेयर रशेल एक्सक्लेम्ड, कोमा। देन वाओ का W विल बी कैपिटल। कहने पर कहा गया सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर आ जाता है। तो क्योंकि रशेल ने ये सेंटेंस बोला है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कोमास चला जाएगा। ये सेंटेंस उसने यहाँ से यहाँ तक बोला है, तो जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से इन्वर्टेड बिगिन हो जाता है, जहाँ सेंटेंस खत्म होता है वहाँ इन्वर्टेड क्लोज हो जाता है। तो वाओ का W कैपिटल, फिर वाओ जितने भी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे सरप्राइज, हुर्रे, अलास, ओह, आह या हे, ये सभी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं, फीलिंग्स को शो करते हैं। इनके बाद कॉमा लगाकर सेंटेंस को लिखा जाता है। कॉमे के बाद हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है, तो इसलिए व्हाट का W कैपिटल नहीं होगा। ब्यूटीफुल फ्लावर्स
एंड फाउंटेन्स आर दीज। तो जितने भी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं उन सब पर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगता है, और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है कि एक सीधा डंडा लीजिए, उसके नीचे डॉट लगाइए, दिस इज कॉल्ड मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। तो एक्सक्लेम उसने किया है इसलिए मार्क भी एक्सक्लामेटरी आएगा, और पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद इन्वर्टेड क्लोज। नाउ वी कम ऑन द फोर्थ सेंटेंस, और फोर्थ सेंटेंस है आपका आंट डिड यू नो द ओल्ड मैन whom you helped। यहाँ पर रशेल अपनी आंट से पूछ रही है कि क्या आपको उस व्यक्ति का पता था जिसकी आपने हेल्प की। तो एक क्वेश्चन बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्योंकि आंट उसने बोला है, फिर से ये बोला गया सेंटेंस है, और बोला गया सेंटेंस पूरा ही है रशेल के द्वारा कि आंट क्या आपको पता था कि आपने किस आदमी की सहायता की है। तो क्योंकि वाक्य यहीं से शुरू होता है तो यहाँ से ही इन्वर्टेड बिगिन हुआ आंट, और आंट को उसने संबोधित किया है, किसी महिला को आंट कहकर बोला है। तो संबोधित जब किसी को करते हैं तो उसके साथ कोमा लग जाता है, तो ये यहाँ आ गया कॉमा, फिर कॉमे के बाद स्मॉल लेटर, यू नो द ओल्ड मैन होम यू हेल्प, और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यहां लगा है, और इन्वर्टेड क्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस इज द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, जानकारी दी गई है कि गंगा कहां से बहती है। द इस सेंटेंस का पहला वर्ड है इसलिए द का टी विल बी कैपिटल। गंगा एक नदी का नाम है, गंगा का जी विल बी कैपिटल। फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारी स्टेट का नाम है, तो उत्तर का यू विल बी कैपिटल एंड प्रदेश का पी विल बी कैपिटल। ओके, और ये एक सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ फुल स्टॉप लास्ट में आएगा। आप देख सकते हैं आंसर, द गंगा जी कैपिटल, द का टी कैपिटल, फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर और प्रदेश। लास्ट सेंटेंस इज थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट सेड तनु। अब यहां पर भी ये सेंटेंस तनु के द्वारा बोला गया है, और क्या बोला गया है, थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट। ये बोला गया सेंटेंस है और किसने कहा है, तनु ने कहा है। तो यहां से इन्वर्टेड बिगिन हो जाता है और यहां इन्वर्टेड क्लोज होता है, और क्योंकि वाक्य बिल्कुल सिंपल ही है तो इन्वर्टेड शुरू करेंगे यहां से। थैंक का टी विल बी कैपिटल, थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट कोमा इन्वर्टेड क्लोज, फिर सेड का एस स्मॉल और तनु का टी कैपिटल। वाक्य एकदम सिंपल है इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? इसका सारा काम आप वीडियो देखें और पूरा का पूरा काम अपनी कॉपी में कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।